तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि जो फेराडेज लॉ है उसमें इंड्यूस ईएमएफ का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था -n नंबर ऑफ टर्न से, और इसका फार्मूला बना था डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। ये इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है और इसे वैसे हम एवरेज इंड्यूस ईएमएफ भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था। वैसे आपके जो क्वेश्चन आएंगे एमडी कैट में या ईटा में वो ज़्यादातर एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के ही क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। वो जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ के क्वेश्चन हैं जिनके अंदर हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं उसके चांसेस नम्स में है, ये शायद कभी वो ईटा में भी उस टाइप का क्वेश्चन दे दें। ठीक है, एक दो एमसीक्यू बेसिक की बात करते हैं जो हमारी बुक की लाइन्स भी हैं, अब आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएंगे। एक बड़ा फेमस एमसीक्यू है, बुक की लाइन भी है, द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज, द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज, कि कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। इसका एक ऑप्शन में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बी इसका ऑप्शन ये हो सकता है डिक्रीज इन फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स। सी ऑप्शन हो सकता है इंक्रीज इन फ्लक्स, इंक्रीज इन फ्लक्स। और डेल्टा ऑप्शन हो सकता है चेंज इन फ्लक्स। ऑप्शन ये रखते हैं, स्टेटमेंट एक और लिख लेते हैं, यानी एक टाइम्स, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट है ना, एक और स्टेटमेंट नीचे में लिख देता हूँ कि द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन अपॉन। अब देखें ये दोनों देखने में बातें तो बिल्कुल एक जैसी लगती है ना, कि द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या है और मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो है वो फेराडेज ने अपने फर्स्ट लॉ में बताई थी। यानी कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो है वो फेराडेज ने अपने फर्स्ट लॉ में बताई थी। फर्स्ट लॉ में फेराडेज ने क्या कहा था कि कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज बेसिकली चेंज इन क्या होगा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स अगर मैं सिंपल वर्ड लिख रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड सी बात है, किस फ्लक्स की बात हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की ही बात हो रही है। ठीक है, कि द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो थी वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थी, इसका फर्स्ट लॉ है। अब ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की बात उसने किस लॉ में की थी, सेकंड लॉ में की थी ना। यानी मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की बात उसने सेकंड लॉ में की थी, और सेकंड लॉ में उसने क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला अगर एमसीक्यू आएगा इस एमसीक्यू का ऑप्शन फिर कौन सा होगा, अल्फा ऑप्शन होगा। तो ये मैंने इसलिए आपको दोनों लॉ अलग-अलग करके पढ़ाए थे, क्योंकि ये बुक में लाइंस दोनों लिखी हुई हैं, लेकिन अक्सर बच्चे दोनों लाइन की मीनिंग तो सेम ही लगते हैं। और जब ये वाला एमसीक्यू आता है कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो ये मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमें लगता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन फिर हम इस द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऑप्शन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चूज़ करते हैं, उसकी वजह ये कि कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया फेराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में दिया, और फर्स्ट लॉ अगर आपको याद है तो उसमें उसने सिर्फ चेंज की बात की थी। दूसरे लॉ में उसने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की बात की थी ना, और उसमें उसने बताया था कि इसका जो लिंक बनता है वो किसके साथ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसको आप लोगों ने डिटेल से देख लिया था। बस उसमें एक छोटी सी बात और लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो फिजिकल डेफिनेशन होती है ना वो होती है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी फिजिकल डेफिनेशन उसके साथ ही लिख लेना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, अक्सर लोग ना पासिंग थ्रू ए सरफेस कह देते हैं, पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली लफ्ज़ लाजमी लिखना है, परपेंडिकुलरली ये लाजमी वर्ड याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली। इसमें बेसिकली आप लोगों ने जो परपेंडिकुलर का वर्ड है वो लाजमी माइंड में रखना है
कि परपेंडिकुलर का वर्ड इसमें यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम एक दो और बातें छोटी छोटी सी लिख लें। ये बेसिकली 15.1 शार्ट क्वेश्चन भी है ना पंजाब की बुक का, जो अभी हम बात कर रहे हैं इंड्यूस सीएमएफ की। अच्छा, मैं जब ई लिखा करूँगा इंड्यूस सीएमएफ हुआ करेगी, आई इस चैप्टर में इंड्यूस करंट हुआ करेगा। इंड्यूस सीएमएफ जो होती है ना, उसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। कि जो इंड्यूस सीएमएफ होती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बट इंड्यूस करंट जो होता है, दिस इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उसकी वजह क्या है कि करंट ने तो फ्लो करना होता है ना, जिस चीज़ ने फ्लो करना हो वो तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, इसने फ्लो तो नहीं करना ना। तो इंड्यूस सीएमएफ नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, बट इंड्यूस करंट जो होगा वो डिपेंड कर रहा होगा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, या आप साथ में रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। और ये नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस एंड कौन सा होगा, रेजिस्टिविटी। कि ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन ऊपर वाला जो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे डिपेंड इसलिए नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है फिर, ये डिपेंड करती है इस पे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा उतनी इंड्यूस सीएमएफ ज़्यादा होगी। अब करंट जो है उसने जो सर्किट में फ्लो करना है, तो करंट के फ्लो में सर्किट की रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व होगी। सर्किट की रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी कि उस सर्किट में लेस करंट फ्लो करेगा या उस सर्किट में मोर करंट फ्लो करेगी। ये चंद छोटी छोटी बातें रहेगी, इनको आप लोगों ने देख लेना। आज हम बात करते हैं मेनली जो है वो लेंजेस लॉ पे, कि लेंजेस लॉ क्या कहते हैं। लेंजेस जो है अपने नाम में ये बता रहा है कि लेंजेस बेसिकली रशियन साइंटिस्ट है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लो। ये रशियन साइंटिस्ट है और इसने अपना लॉ 1834 में दिया, और इसका लॉ बेसिकली किस चीज़ के बारे में था, ये जो फेराडे ने फार्मूला दिया था ना, -m डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी था। इसका जो लॉ था वो बेसिकली इस नेगेटिव साइन के बारे में था। लेंजेस ने अपने लॉ में ये बताया कि जो ये नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन यहाँ पर ये चीज़ शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या करेगी, ऑलवेज अपोज इट्स कॉज। इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज इट्स कॉज, ये इसने अपने लॉ में बताया कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगी वो हमेशा अपने कॉज को क्या करेगी, अपोज करेगी। ये लेंजेस अपने लॉ में बता रहा है कि नेगेटिव साइन के मीनिंग ये है। अब अगर आप कैंसिल की बात है ना, इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया किसका था, अगर आ जाता है ना इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया किसका था, तो इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया तो किसका था, वो तो हम कल से पढ़ रहे हैं, वो तो फेराडे ने आइडिया दिया था। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए इंड्यूस करंट का आइडिया किसका, असल में जब वर्ड बोलते हैं इंड्यूस करंट, इसका मतलब करंट का मतलब उसकी डायरेक्शन की बात हो रही होती है ना। इंड्यूस करंट जब वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन की बात हम बोलते हैं। तो इंड्यूस करंट की बात कर दें, या इंड्यूस करंट का आइडिया किसका था, या आपका क्वेश्चन यूँ आ जाए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया किसका था। तो इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया बोले तो फेराडेज है। इंड्यूस करंट का आइडिया किसका था, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी समटाइम यूज़ करता है वर्ड, ठीक है ना। ज़्यादातर वर्ड तो डायरेक्शन ऑफ करंट यूज़ होता है, लेकिन समटाइम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी वर्ड यूज़ करता है। इंड्यूस ईएमएफ सिंपल वर्ड लिखा हो तो उसका आइडिया फेराडेज का है, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हो जाए तो इसका आइडिया लेंजेस का है। तो लेंजेस बता रहे हैं ना कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। लेंजेस बता रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, सो दैट ये क्या करे, अपने काज को क्या कर सके, अपोज कर सके। इसके अभी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन बेसिक फीचर याद रखना। इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया फेराडेज का, इंड्यूस करंट का या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया अगर वर्ड यूज़ होगा तो वो लेंजेस आप ऑप्शन चूज़ करेंगे। इंड्यूस करंट भी वर्ड यूज़ हो तो लेंजेस ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि इंड्यूस करंट जब हम किसी सर्किट में करंट बनाते हैं ना, करंट जब बनाते ड्रॉ करते हैं तो करंट किधर ड्रॉ करना है, या क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे। तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये किसने बताया था, लेंजेस ने बताया था। तो इसलिए जब सिंपल वर्ड भी इंड्यूस करंट यूज़ होता है, देखिए ना कि डायरेक्शन लफ्स ना भी लिखा हो, आज इंड्यूस करंट का आइडिया किसका है, तो फिर भी आप लोगों ने लेंजेस ही ऑप्शन में चूज़ करना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ लफ्स लिखा हो तो फिर फेराडेज है, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ लफ्स लिखा हो तो फिर कौन सा है, लेंजेस है।
ये बस दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी हैं, आप लोगों ने याद रखनी है। इसका एक और एमसीक्यू बड़ा कॉमन है, वो भी साथ लिख लेते हैं कि लेंजेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू, लेंजेस लॉ किसके अकॉर्डिंग है? तो हम कहते हैं लेंजेस लॉ, लेंस जो लॉ है, लेंजेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू, बुक की लाइन है, इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजेस लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। इसके जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ना, वो डायग्राम बेस होते हैं। मतलब इसके जो क्वेश्चन आप कहेंगे वो डायग्राम बनी होगी और डायग्राम में आप लोगों ने क्या बताना है, आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन बतानी है। इसमें डिफरेंट डायग्राम्स आपको गिवन होंगी और उन डायग्राम में आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन बतानी है कि करंट किस डायरेक्शन में होगा। जाहिर है करंट या तो उस डायग्राम में क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और या उस डायग्राम में जो करंट होगा वो आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। मैं कुछ क्वेश्चन तो शॉर्टकट से करवा देता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर शॉर्टकट चलें, वो जब आएगी वो बात कर लेंगे। सबसे पहले अब वो क्वेश्चन की बात कर लें जिसमें मैग्नेट एंड कॉइल के क्वेश्चन आएंगे। यानी सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें मैग्नेट और कॉइल के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप याद रखें मैग्नेट और कॉइल दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैग्नेट और कॉइल की आपस में टुवर्ड मोशन होगी, ज़ाहिर है इंड्यूस सीएमएफ होगी तो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस सीएमएफ होगी तो करंट होगा, इंड्यूस सीएमएफ होती है तो इंड्यूस करंट फ्लो करता है। तो अगर पूछे ना इन दोनों में लीड कौन करता है, इंड्यूस सीएमएफ पहले होती है तो इंड्यूस सीएमएफ हमेशा लीड करेगी और इंड्यूस करंट इसमें क्या करता है, लैग करता है। देखिए ना इंड्यूस सीएमएफ क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा ना। तो अगर इन दोनों की कभी बात करें ना, इंड्यूस सीएमएफ और इंड्यूस करंट में लीड और लैग जनरल क्वेश्चन आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि इंड्यूस सीएमएफ लीड करती है और इंड्यूस करंट जो होगा वो लैग कर रहा होगा, ठीक है ना। कि बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। वैसे अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर याद है तो हम वैसे भी कॉइल की बात कर रहे हैं ना, तो कॉइल को थोड़ा सी देर के लिए माइंड में इंडक्टर लेकर आए। इंडक्टर में आपको याद है ना वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करता है। इसको आप उधर से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन उधर से ना भी लिंक करें वैसे समझें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ बच्चे उसको उधर लिंक कर लेते हैं, लेकिन वो तो फिनोमेना सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए है ना, वो जो लीड और लैग का कंसेप्ट है। लेकिन ये हम जनरल बात कर रहे हैं कि मैग्नेट और कॉइल में जब इंड्यूस सीएमएफ प्रोड्यूस होगी तो पहले इंड्यूस सीएमएफ होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो करंट फ्लो करेगा ना। तो इंड्यूस सीएमएफ लीड करती है और करंट लैग करता है। और ये कल बात होगी कि इंड्यूस सीएमएफ जो होती है वो ओपन सर्किट में भी हो सकती है, वो क्लोज सर्किट में भी हो सकती है। लेकिन आपका जो कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट है, ये सिर्फ किस सर्किट में होगा, क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। उसकी वजह ये कि ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस बड़ी दफ़ा मैंने पढ़ाई है इनफाइनाइट होती है। यानी ओपन सर्किट में करंट क्यों नहीं होता, अगर मैथमेटिकल आंसर करूँ इस बात का तो मैं ये बोलूँगा कि ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं। वैसे आज हम बात कर रहे हैं मैग्नेट और कॉइल में, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए ना एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मैग्नेट और कॉइल की ऐसी मोशन होनी चाहिए जिसको कल मैंने रिलेटिव मोशन का नाम दिया था। तो वो रिलेटिव मोशन या तो टुवर्ड मोशन हो सकती है या कौन सी हो सकती है, वे मोशन हो सकती है। मोशन का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, ये मोशन दोनों में जो मैं लिख रहा हूँ कि कल मैंने एक छोटा सा सवाल भी करवाया था, ये मोशन बेसिकली रिलेटिव मोशन होगी ना। आप याद रखें मैग्नेट और कॉइल की अगर टुवर्ड मोशन होगी ना तो इसका शॉर्टकट याद रखें, सेम पोल बनेंगे। और अगर अवे मोशन होगी तो अवे मोशन होगी तो कौन से पोल बनेंगे, अपोजिट पोल। ये वो लफ्ज़ आप याद कर लें, मैंने एफएससी में भी याद करवाए थे। टुवर्ड मोशन में सेम पोल और वे मोशन में अपोजिट पोल। और दूसरा शॉर्टकट ये याद रख लें, एन ए याद कर लें। एन मीन नॉर्थ, एन मीन नॉर्थ होगा और ए मीन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जिस साइड पे आपको नॉर्थ पोल नज़र आएगा ना उस साइड पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। एन ए मीन अगर आपको जिस साइड पे नॉर्थ पोल नज़र आएगा उस तरफ आप लोगों ने करंट को एंटी क्लॉकवाइज शो करना है। और दूसरा भी याद रख लें एस सी, एस मीन क्या होगा, साउथ। जिस साइड पे साउथ पोल बनेगा वहाँ पर करंट क्लॉकवाइज होगा। इसको हम रूल से भी सीख सकते हैं, मतलब रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कहता हूँ कि रूल आप ना अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मतलब वैसे ही याद रखें कि डायरेक्ट नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल बनेगा तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अच्छा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए ना, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए जो रूल यूज़ होता है ना उसे हम
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कहते हैं, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यूज होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इंड्यूस करंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी कहते हैं। राइट हैंड रूल वैसे मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन हम लोग जो है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें एरर आप लोगों के आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इस रूल पे हमारी उस तरह ग्रिप नहीं होती। और ये रूल सिंपल सिचुएशन में तो बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। ग्रिप ना होने का मतलब ये है कि सिंपल सिचुएशन में तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिसके भी हमने क्वेश्चन पढ़ करने हैं वहाँ पर ये रूल इतना ईजिली अप्लाई नहीं होता, फिर मतलब इसको अप्लाई करते हुए एरर आने के चांसेस होते हैं। तो हम अपने इन्हीं शॉर्टकट से क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। टुवर्ड मोशन में क्या लफ्ज़ याद करवाया, सेम पोल। अवे मोशन में अपोजिट पोल। एन ए लफ्ज़ याद करवाया, नॉर्थ किस साइड पे बनेगा उधर करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी, और जिस साइड पे साउथ बनेगा उस तरफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ये सवाल, ये शॉर्टकट किसके लिए हैं, मैग्नेट और कॉइल से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से सबको याद हो जाएंगी। आपके पास ये कोई कॉइल है, मेरा रिंग है, एक कॉइल छोड़े रिंग समझ लें, एक मेटेलिक रिंग है और ये एक मैग्नेट है, ठीक है। और ये मैग्नेट यूँ समझ लें कि इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये इधर नॉर्थ पोल है, इसका इधर साउथ पोल है, और ये मैग्नेट इस रिंग के ऊपर फॉल कर रहा है। 3D में सोचें, यू रिंग नीचे पड़ा हुआ है और मैग्नेट ये ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, 3D में सोचें, ठीक है। तो ये इसकी देखिए, इस मैग्नेट की इस कॉइल की, कॉइल रेस में ही है ना, या रिंग रेस में ही है, तो ये कौन सी मोशन है, टुवर्ड मोशन। टुवर्ड मोशन में क्या लफ्ज़ मैंने याद करवाया था, सेम पोल, ये बोला ना। टुवर्ड मोशन में कौन से पोल सेम पोल बनेंगे, तो नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ का सेम क्या होगा, नॉर्थ बनेगा, और इधर क्या बनेगा, साउथ। आसान सी बात, टुवर्ड मोशन सेम पोल, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बना, फिर नीचे साउथ बना, ये रिंग यू है, फिर इसके ऊपर नॉर्थ बनेगा और इधर नीचे वाली साइड पे क्या बन रहा है, साउथ बन रहा है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। अब बतानी करंट की डायरेक्शन, तो मैंने क्या लफ्ज़ याद करवाया, एन ए, यानी जिस तरफ नॉर्थ होगा एन ए मीन एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, मसला ही नहीं है हमें। तो आपसे पूछेगा, ये डायग्राम आपको गिवन होगी और आपसे पूछेगा मैग्नेट टुवर्ड मोशन कर रहा है, बताएं इसकी में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तब बोलोगे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम ले रहे हैं, ये कौन सा व्यू है, जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें नजर आता है वो टॉप व्यू होता है, जो हमें नजर आता है वो टॉप व्यू होता है। तो हम बोलेंगे इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और ये इसका कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। समझा की बात की ना। तो अब अगर वो कहता है कि आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू बॉटम डायरेक्शन बताएं, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है इसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बॉटम बताएं, विद रिस्पेक्ट टू बॉटम अगर बतानी है तो बॉटम पे तो साउथ है, तो साउथ क्या है, लफ्ज़ याद करवाया था, साउथ के लिए मैंने देखिए, नॉर्थ के लिए मैंने याद करवाया एन ए, साउथ के लिए याद करवाया एस सी। साउथ के लिए करंट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। तो विद रिस्पेक्ट टू बॉटम अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो आप लोगों ने कहना है जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये, मतलब इतना अच्छा शॉर्टकट है कि आपको कोई चीज़ ना भी पता हो तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, दोनों तरह से होगी। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू बॉटम ये टॉप वर्ड यूज़ नहीं करता तो विद रिस्पेक्ट टू टॉप व्यू बताना होता है। टॉप व्यू बार बार रिपीट करता हूँ, जो हमें नजर आता है वो असल में कौन सा व्यू होता है, टॉप व्यू होता है। दोबारा बच्चे इस बात को रिपीट करते हैं। मैं इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में देखे हैं ना या किसी बुक में मैंने पढ़े हैं वो सारे ही करवा दूंगा, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। ये साउथ नीचे हो गया, नॉर्थ हो गया, फिर टुवर्ड मोशन है। अब साउथ टुवर्ड मूव कर रहा है तो कौन टुवर्ड मोशन में सेम पोल बनते हैं, तो ये साउथ हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। टुवर्ड मोशन में सेम होता है ना, साउथ के सामने साउथ बनेगा। तो अब आप लोगों का टॉप व्यू कौन सा है, टॉप पे साउथ है, तब करंट की डायरेक्शन साउथ के हिसाब से होगी ना। साउथ क्या होता है, एस सी, क्लॉकवाइज करंट। अब इसमें करंट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। और विद रिस्पेक्ट टू बॉटम में बार बार नहीं लिखा करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू बॉटम अगर पूछेगा तो बॉटम पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट से करंट कौन सा होगा, एन ए, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये आप लोगों को नहीं थोड़ा सा याद रखना है कि टॉप व्यू की बात करें या सवाल में कभी विद रिस्पेक्ट टू बॉटम की बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए इसमें क्या होगा। अब देख लें, थोड़ा सा लेंजेस लॉ को भी यूज़ कर लेते हैं। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है उस इंड्यूस करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि अपने काज को अपोज करे। तो हम लोगों ने बोला कि इसमें इस तरफ अगर नॉर्थ पोल मूव कर रहा है तो करंट कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें ना,
अगर हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें, थंब हमेशा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होता है, ये बात याद रख लें। अगर आप लोगों ने किसी लूप में नॉर्थ और साउथ पोल बताने हो ना किधर होंगे, किसी लूप में करंट फ्लो कर रहा हो और बताने हो नॉर्थ और साउथ पोल किधर होंगे, तो करंट की ये अलग से बात है ना कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, थंब जिस डायरेक्शन में होगा उधर नॉर्थ पोल होगा। जिसका मतलब है कि इसमें अगर टुवर्ड्स मोशन में इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, तो करंट मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, करंट मैंने सिलेक्ट किया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना। अगर नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। क्योंकि लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि अपने काज को अपोज करे। इसका काज इस मैग्नेट की कौन सी मोशन है, टुवर्ड मोशन है, तो उसने करंट ने एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करके अपना ऊपर नॉर्थ बनाया ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे, सो दैट ये अपने काज को अपोज कर सके। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा शॉर्टकट है। इस डायग्राम में देखिए इसका काज किसकी मोशन है, साउथ पोल की टुवर्ड मोशन है। तो इसने करंट को कैसे फ्लो करवाया, देखिए ना, क्लॉकवाइज फ्लो करवाया। क्लॉकवाइज फ्लो करवाएंगे, फिंगर यूं कर लूंगी ना, तो नॉर्थ इनवर्ट बनेगा और साउथ किधर बनेगा, ऊपर। साउथ ऊपर अब क्यों बना है, क्योंकि करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर साउथ बनेगा, और साउथ लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग बन रहा है ताकि साउथ साउथ को क्या कर सके, रिपेल करे। क्योंकि इसका काज साउथ पोल की टुवर्ड मोशन है ना, तो साउथ नीचे बनेगा तो साउथ को रिपेल करेगा ना। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ना। इस केस में देखें कि अगर ये फ्री फॉल कर रहा होता, अगर ये फ्री फॉल कर रहा होता तो ए इक्वल टू जी होता। इस केस में देखें इसको नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना। इसका मतलब ये हो कि ये इस पर रिपल्शन की फोर्स भी नीचे से ऊपर लग रही है, लग नहीं रिपल्शन की फोर्स। इस केस में अगर एक्सेलरेशन इसका पूछेगा तो आप लोगों ने याद रखना है इस केस के अंदर ए लेस देन जी होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं होगा बल्कि उसका एक्सेलरेशन जी से लेस होगा। इसमें भी ऐसे होगा, इस केस में भी उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो लेस देन क्या होगा, जी होगा। एक्सेलरेशन लेस देन जी क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले वो जी एक्सेलरेशन से नीचे फॉल कर रहा था, अब नीचे से जब उसको अपोजिशन ऑफर हुई है तो उस अपोजिशन की वजह से उसका एक्सेलरेशन पहले से क्या हो गया, कम हो गया है। और हम बोल रहे हैं कि इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करते हैं तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो लेस देन जी होगा। मैं बाकी ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने डायरेक्टली लिख दी है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन बनेगा वो लेस देन क्या होगा, जी होगा। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। आप इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं, ये लेट्स से एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम सपोज करते हैं कोई रिंग ऊपर से नीचे गिर रही है, रिंग इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो रिंग की कौन सी मोशन है, वही पुरानी बात बच्चों, टुवर्ड मोशन है। ज़्यादा करीब डायग्राम बन गई, चलिए इधर ही कर लेते हैं। टुवर्ड मोशन में कौन से पोल बनते हैं, साउथ अपोजिट पोल, इधर नॉर्थ बनेगा, इसके अपोजिट क्या बनेगा, साउथ। तो करंट तो आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू टॉप बतानी होती है, तो साउथ में करंट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इस केस में इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो आप लोगों का कौन सा करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि टुवर्ड मोशन में कौन से पोल बनते हैं, सेम पोल बनेंगे। अगर इसका नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ ही बना, ऊपर क्या बना, साउथ। और साउथ के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो करंट इसमें जो फ्लो करेगा वो करंट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा। बस ये चंद छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि करंट आपका कौन सा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू बॉटम बताओ, तो विद रिस्पेक्ट टू बॉटम करंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और विद रिस्पेक्ट टू टॉप अगर बात करें तो करंट इसमें कौन सा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ये एक छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी। और आगे चलते हैं फर्दर। अगर हम इसी मैग्नेट को ये सपोज करें कि इधर भी नॉर्थ साउथ पोल बना लें, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये रिंग के ऊपर फॉल कर रहे थे ना। अब यूँ समझें कि इस अगर हम इसकी 3D की डायग्राम बनाए ना और इस रिंग को मैं थोड़ा सा यूँ कट कर दूँ, अब यूँ समझें कि इस रिंग के अंदर यूँ छोटा सा अगर कट आ जाए, तो अगर इस रिंग के अंदर कट आ जाए और ये मैग्नेट इसकी तरफ फॉल कर रहा है ना, और आपसे पूछे बताएं इसमें जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना। तो अब हमें पता है कि अगर ये इसके टुवर्ड मूव कर रहा है और इसमें कट आ चुका है, तो कट का मतलब ये कौन सर्किट है, ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में तो आपको पता है करंट किसकी इक्वल होगा, जीरो की इक्वल होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ नॉट इक्वल जीरो होगी। इस रिंग में इसमें कट आया हुआ है ना, इंड्यूस करंट जीरो होगा लेकिन इंड्यूस ईएमएफ नॉट इक्वल जीरो होगी। तो जब इंड्यूस करंट ही नहीं है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। तो जब करंट ही नहीं है, करंट ही जीरो है, तो फिर डायरेक्शन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। कोई चीज़ हो तो उसकी डायरेक्शन होती है, तो इसमें डायरेक्शन तो होगी नहीं। और इस क्वेश्चन में अगर आपका ए का क्वेश्चन आ जाए, इस केस में आप लोगों ने याद रखना है योर ए मस्ट बी इक्वल टू जी होगा।
इस केस में अगर हम ए की बात करते हैं तो जो ए होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू जी के इक्वल बनेगा। ठीक है बात। इस क्वेश्चन का यूँ भी समझ सकते हैं। सपोज करें हम यूँ सामने, ये 3D की डायग्राम है, अब आप लोगों ने थोड़ा अपने ध्यान से इसको देखना है। ये यूँ समझिए कि यूँ सामने पड़ा हुआ है ना, ये रिंग यूँ सामने पड़ा हुआ है और ये मार्कर मैग्नेट है, इसको यूँ लेकर जा रहे हो। तो सपोज करें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि इधर इसका साउथ पोल है, इधर इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल उसके टुवर्ड मूव कर रहा है। तो फिर बच्चों वही बात, टुवर्ड मोशन में सेम पोल बनेंगे, इधर साउथ हो जाएगा, इधर क्या बनेगा नॉर्थ। अब आपसे जब ये वाली सिचुएशन आएगी ना, तो इसमें दो वर्ड यूज़ करेगा। इसमें कहेगा करंट की डायरेक्शन बताओ, करंट की डायरेक्शन बोलेगा मैग्नेट साइड पे। इसमें लफ्ज़ क्या यूज़ करेगा, करंट की डायरेक्शन बताएं मैग्नेट साइड पे। मैग्नेट साइड का मतलब होगा इस तरफ बतानी है। और या दूसरा लफ्ज़ होगा कि करंट की डायरेक्शन बताओ आपका अपोजिट टू द मैग्नेट साइड, यानी इस तरफ करंट की डायरेक्शन के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, इस तरफ करंट की डायरेक्शन का मतलब ये होगा अपोजिट टू मैग्नेट साइड। इसमें ये वर्ड यूज़ होते हैं, अपोजिट टू द मैग्नेट साइड। तो ये बड़ी आसान सी बात है, हमें क्या ज़रूरत है एरो शेरो बनाने की। हमें पता है कि टुवर्ड मोशन में सेम पोल बन गए, ये मैग्नेट साइड पे साउथ पोल बना है। तो अगर इसके हिसाब से पूछेगा इस तरफ करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो साउथ के रिस्पेक्ट से करंट की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज लेंगे। अगर अपोजिट टू द मैग्नेट साइड बात करेगा तो उधर नॉर्थ पोल बन रहा है और नॉर्थ पोल वाली साइड पे देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये हमारा व्यू होता है ना, ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप पेपर के ऊपर उसको सर्कल लगाते हैं, अगर आप उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एरो लगाते हैं, दूसरी साइड से देखेंगे तो वो आपको क्लॉकवाइज नजर आएंगे। तो ये व्यू पॉइंट चेंज होने से असल में डायरेक्शन हमें चेंज फील हो रही होती है। ये ना समझें कि एक ही रिंग में एक ही वक्त में दो करंट की डायरेक्शन कैसे होंगी। वो जब आप अपना व्यू पॉइंट चेंज करते हैं तो आपको करंट की डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज फील हो रही होती है। लेकिन हमारे क्योंकि एमसीक्यू जब आते हैं तो इसी पैटर्न के आते हैं कि आप लोगों ने उसी पैटर्न पे चीज़ों का आंसर करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक मैग्नेट है, सॉरी कॉइल है, और उस कॉइल से ये वाला जो मैग्नेट है ना, पहले तो मैंने बात की थी ना कि ये इसके ऊपर फॉल कर रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये मैग्नेट का, सपोज करें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये भी आता है, ये इसके ऊपर फॉल कर रहा है। इसमें ये देख लेना कि मोशन कौन कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। लेकिन अगर ये टुवर्ड मोशन कर रहा है तो इधर कौन सा बना है, नॉर्थ बना है। कौन सा बना है, नॉर्थ। अब जरा इधर देखना, अब अगर ये इससे वे मूव कर रहा हो, अब ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में ये मूव कर रहा है। पहले पिछले सवाल में ये मूव कर रहा था, डायग्राम दोनों में सेम थी। इधर नॉर्थ था तो नॉर्थ बना था जब ये इसके टुवर्ड मोशन कर रहा था। अब मैं किसको मूव करवा रहा हूँ, इसको मूव करवा रहा हूँ, उसको मैंने रेस्ट में कर दिया। तब देखिए बात बदलेगी। अब अगर ये से वे मूव कर रहा है तो वे मोशन में कौन से पोल बनते हैं, अपोजिट पोल। नॉर्थ के अपोजिट क्या बनेगा, साउथ, और ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। इसमें इस तरफ क्या बन रहा है, साउथ बन रहा है। पहले नॉर्थ बन रहा था इधर, जब ये इधर आ रहा था। डायग्राम सेम है, लेकिन अब इस डायग्राम में जब ये से दूर जा रहा है तो वे मोशन में कौन से पोल अपोजिट पोल बनते हैं। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ही अपोजिट पोल बना है ना। अब इसमें इंड्यूस करंट क्यों फ्लो करेगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने का काज क्या है, इस मैग्नेट की वे मोशन है ना, इस मैग्नेट की वे मोशन है फ्लक्स चेंज होने का काज। तो इसने क्या करना है, इसने इंड्यूस करने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि इसको दूर जाने से रोके। तो दूर जाने से कैसे रोकेगा, इस नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए इसने अपना क्या बनाया, साउथ पोल बनाया, ताकि साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। बाकी करंट का व्यू आप लोगों ने बॉटम के हिसाब से नहीं बता देना, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे पूछता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टॉप व्यू बताएंगे। नॉर्थ की वजह से करंट की डायरेक्शन कौन सी बनती, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हम ये बोलेंगे NA, इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। हाँ, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू बॉटम पूछता है तो फिर करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये बातें तो आपको समझ आ गई है। मैं मैग्नेट और कॉइल का और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मुझे सिर्फ अब ये बताएं कि इस क्वेश्चन में ए का क्या चक्कर होगा, ए लेस देन जी होगा या ग्रेटर देन जी होगा। देखिए ये साउथ जो है नॉर्थ को अपनी तरफ ऊपर खींच रहा है ना, ये इसको ऊपर यूँ फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है इसको अपनी तरफ। इस केस में बच्चों ए लेस देन जी ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस केस में भी ए जो होगा दैट इज लेस देन क्या होगा, जी होगा। एक और सिचुएशन भी बना देता हूँ। सपोज करें ये रिंग है और मैग्नेट इसमें पास कर रहा है, और ये सिचुएशन डेवलप होगी कि मैग्नेट जो है ना वो रिंग को क्रॉस कर रहा है। सपोज करें है मोशन ही, मूवमेंट है, लेकिन मैग्नेट रिंग को क्रॉस कर रहा है। ये सिचुएशन डेवलप होगी द मोमेंट जब मैग्नेट उस रिंग को क्रॉस कर रहा होगा। उस केस में आप लोगों ने याद रखना है, इस केस में भी करंट जीरो होगा। हालांकि इस केस में रिंग जो है वो ओपन सर्किट नहीं है, इस तरह का ओपन सर्किट नहीं, क्लोज सर्किट है।
लेकिन फिर भी करंट क्यों ज़ीरो आ रहा है? करंट इसलिए ज़ीरो आ रहा है कि इस केस में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो हो गया। चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। जब इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं है तो इंड्यूस करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, इवन क्लोज सर्किट भी है लेकिन इंड्यूस ईएमएफ होगी तो इंड्यूस करंट होगा ना। तब इस केस में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही इस केस में इंड्यूस करंट के प्रोड्यूस होने की कोई चांस नहीं होगी। और जब बच्चों इंड्यूस करंट ही नहीं होगा तो डायरेक्शन का कंसेप्ट तो तब होगा जब आपका इंड्यूस करंट इस केस में क्या कर रहा होगा? एग्जिस्ट करेगा, तो तब आप लोगों ने वो चीज़ें डिस्कस करनी। तो दो तीन बातें होगी। हम लोगों ने मैग्नेट और कॉइल के कुछ क्वेश्चन कर लिए, उसमें हम लोगों ने क्लोज सर्किट के भी डिस्कस कर लिए, और एक दो बातें हम लोगों ने ओपन सर्किट के लिए भी डिस्कस कर ली, और एक में हम लोगों ने साइड पे भी कॉइल रख के देख लिया कि अगर किसी साइड पे कॉइल रखी होगी तो उसमें किस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जिनमें जो है वो करंट की डायरेक्शन आप लोगों ने बतानी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सीन चेंज करते हैं। सपोज करें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इस अप्रोच के आपको करवाऊंगा, लेकिन इसको आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी। सपोज करें यहाँ पर एक रिंग पड़ा हुआ है, ये बात कन्फर्म है कि कंडक्टिंग रिंग होना चाहिए। कभी कभार सवाल देख लेना कि अगर कभी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए ना, वो इंसुलेटिंग रिंग वर्ड यूज़ कर दिए क्वेश्चन में, यानी सिचुएशन सारी वही है लेकिन इंसुलेटिंग रिंग वर्ड यूज़ करें और पूछे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इंसुलेटिंग रिंग में तो करंट ज़ीरो होगा ना। तो अगर इंसुलेटिंग रिंग का क्वेश्चन आ जाए तो करंट उस केस में ज़ीरो होगा, आप लोगों ने रूल अप्लाई नहीं करना कोई भी। कंडक्टिंग रिंग होगा या सिंपल रिंग वर्ड यूज़ हो, सिंपल रिंग भी वर्ड यूज़ हो तो वो कंडक्टिंग रिंग ही होता है। लेकिन की वर्ड क्या है कि अगर कभी सवाल में इंसुलेटिंग रिंग वर्ड यूज़ हो जाए तो करंट ज़ीरो, करंट है ही नहीं तो डायरेक्शन भी नहीं होगी। अब ये एक कंडक्टिंग रिंग है, ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। क्वेश्चन उसका ये है कि वो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये इंक्रीज हो रहा है, यानी दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन उसका ये है कि इस रिंग में करंट की डायरेक्शन बताओ। ये बात आपको समझ आ गई? एक रिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें आप लोगों ने रिंग में करंट की डायरेक्शन बतानी है। मैं थोड़ा सा इसकी पे जाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा, इस रिंग में फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे लफ्ज़ों में फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, और इंड्यूस करंट ने क्या करना है? अपोज करना है इट्स काज को। ये बातें तो आप सारों को याद है कि इंड्यूस ईएमएफ ने अपने इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि अपने काज को अपोज करे। इसका काज कौन सा? इंक्रीज इन फ्लक्स है। इसका काज कौन सा? इंक्रीज इन फ्लक्स है। अब फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड डायरेक्शन में है ना। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है। अब करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है, करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि वो अपने काज को क्या कर सके? अपोज कर सके। मतलब काज को अपोज करने का मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि अपने काज को अपोज करे। मैग्नेटिक फील्ड, अब ये आपको समझ आ गया कि उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि अपने काज को अपोज कर सके। तो ये अपने काज को कैसे अपोज करेगा कि अब इसने इनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसको कम करना है, तो इसने अपना रिंग ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है ना, फिर रिंग अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो फिर किस डायरेक्शन में बनाएगी? आउटवर्ड बनाना पड़ेगा ना रिंग को। देखिए अगर इसने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसको रोकना है, तो इसने क्या करना है? इसने अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिंग अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अगर बनाती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाएगी, तो इसका मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज को ये अपोज कर रही है। देखिए ना, दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, इनवर्ड बढ़ रहा है तो ये इस रिंग को मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना चाहिए? आउटवर्ड बनाना चाहिए, ताकि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है उसको रोके। यूँ समझ लें, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें बच्चे पहले 3 टेस्ला था, फिर 4 टेस्ला हो गया। अब जो रिंग है अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाती है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं यूँ शो कर देता हूँ। सपोज करें 4 टेस्ला है, 4 टेस्ला है ना, ये इनवर्ड अपवर्ड लाइन शो कर रहा हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ। अब रिंग अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाती है, इसमें डॉट लगा देता हूँ। सपोज करें 2 टेस्ला बनाती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ ज़्यादा हुआ? 4 टेस्ला इनवर्ड था, इसने बाहर अपना 2 टेस्ला बनाया तो 4 - 2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना रह गया?
नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला रहेगा। ये छोटी सी हिस्ट्री आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी कभी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोगों के पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या कर सके, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज कर सके। तो इस केस में उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे बच्चों बताओ ना, मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश की है क्योंकि आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न के बताने हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट ने उस मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज को अपोज करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में कब बनाएगा, अब ये भी चीज़ समझे, जब हम बोलते हैं ना इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस बात को भी समझे। अगर हम ये बोलते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब है कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो इनवर्ड है और साउथ पोल इसका आउटवर्ड है ना। नॉर्थ पोल इनवर्ड है और साउथ पोल किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। अब आप लोगों ने करंट ने अपना जो पोल्स है, पोल के चक्रों में इसमें ना जाइएगा, वैसे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप सिंपल समझ लें कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का मतलब ये है कि इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाना है। आउटवर्ड डायरेक्शन में कब बनेगा, जब इसका नॉर्थ पोल आउटवर्ड होगा। जब इसका अपना नॉर्थ पोल किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो नॉर्थ पोल आउटवर्ड कब होगा, जब थंब अपवर्ड आएगा। अब फिंगर्स को कर्ल करो ना, तो इसमें फिर जो करंट बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ACW में लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि ये अपने काज को इस केस में फिर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हुई होगी। अभी हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं डिफरेंट डायग्राम लेता हूँ, उसी डायग्राम से नहीं समझा रहा, ताकि आपका ज़्यादा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो। एक आधा और सवाल लेते हैं। ये पोल से भी समझ सकते थे लेकिन उसमें अब कंफ्यूज हो जाना था ना आप लोगों ने, इसलिए मैंने पोल वाली अप्रोच यूज़ नहीं की। सपोज करें किसी भी टाइप की रिंग क्लोज शेप की होनी चाहिए। ये जनाब क्लोज शेप की रिंग है। इसमें जो डॉट मैंने शो किए हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। अब भी मैं इसमें वही सपोजिशन कर रहा हूँ कि सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगेन वही बात है कि इसमें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या कर सके, अपोज करे। तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाना है, इनवर्ड बनाना है। अब इसमें जो करंट होगा, करंट अपना बी किस डायरेक्शन में बनाएगा, इनवर्ड बनाएगा ना। ये आपको समझ आ गया ना, बी इनवर्ड बनाने का मतलब क्या है कि अपना नॉर्थ पोल किधर बनाएगा, इनवर्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज हो रहा है लूप में, और मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग है। तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा, ताकि अपने काज को क्या कर सके, अपोज कर सके। अब ये इनवर्ड कब बना सकेगा, जब थंब इनवर्ड आएगा। थंब इनवर्ड आएगा तभी इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। ये समझ आ रहा है ये इनवर्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऑलरेडी जो गिवन है वो आउटवर्ड है, और इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये बातें मैं इसलिए सारी नहीं लिख रहा, इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका काज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनाना है कि इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, आउटवर्ड है और इंक्रीज हो रहा है। तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना है, इनवर्ड बनाना है, ताकि इसकी इंक्रीज को वो क्या कर सके, अपोज कर सके। तो अब जरा खुद सोचो, इनवर्ड कब बनेगा, जब इसका नॉर्थ इनवर्ड होगा। ये तो हम थोड़ा सा सीख चुके हैं। नॉर्थ को इनवर्ड रख के फिंगर्स को कर्ल करो ना। इस केस में जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो फिर बच्चों कौन सी बनेगी, क्लॉकवाइज करंट होगा। CW मीन इस केस में जो करंट फ्लो करेगा वो आप लोगों का क्लॉकवाइज करंट होगा। अब आप जरा दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें। सपोज करो बच्चों ये आपका क्वेश्चन आ जाता, मैं ये बोलता हूँ कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसी की रेपिटेशन करवाता हूँ ना। ये सपोज करें रिंग की मैंने, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और कह रहे हैं कि इसके अंदर अब दोबारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखिए फ्लक्स चेंज होगा तो बात बनेगी ना। अब फ्लक्स के चेंज का जो काज है वो डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वही बात है तो आउटवर्ड ही, ना भी लिखूं तब हमको पता है डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है, लेकिन अब इसका काज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है। अब करंट ने क्या करना है, करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने से रोके।
करंट ने उस डायरेक्शन, इसका काज क्या है, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने से रोके। तो डिक्रीज होने से उसको स्टॉप करने का मतलब क्या है कि इस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में गिवन मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इसके बी की डायरेक्शन भी किधर हो, आउटवर्ड ही हो। अगर इसका काज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट उस डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर इसका काज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि बात तो वही है कि इसने अपने काज को अपोज करना है। अगर ये आउटवर्ड है और इंक्रीज हो रहा है, ये आउटवर्ड है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाएगा। देखें ये आउटवर्ड है तो ये क्यों बना रहा है इनवर्ड, ये आउटवर्ड है तो ये क्या बना रहा है इनवर्ड, क्यों, जब इंक्रीज हो रहा है। ये आउटवर्ड है और ये डिक्रीज हो रहा है। अब इसने अपने काज को अपोज का मतलब क्या है, इसने इसको डिक्रीज होने से रोकना है। तो अब इस केस में भी इसने किधर बनाना है, आउटवर्ड ही बनाना है। इसी पे गौर करेंगे, आउटवर्ड, ये इंक्रीज, आउटवर्ड को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, बी इनवर्ड बनाए करंट, ठीक है ना। आउटवर्ड है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, तो इसको डिक्रीज होने से कैसे रोका जा सकता है कि ये अगर आउटवर्ड है तो करंट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाए। आउटवर्ड का मतलब क्या है, ऊपर नार्स बनाना है। ऊपर नार्स बनाने के लिए फिंगर्स को कर्ल करो ना, बस नार्स सेट कर लो। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, ऊपर नार्स बनाना है। तो ऊपर नार्स बनाने के लिए किधर आना पड़ेगा, करंट इसमें कैसे फ्लो करवाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, जब आपको रिंग पड़ी हो और उस रिंग से मैग्नेटिक फील्ड आप इस मेथड से बता सकते हैं। क्योंकि पंजाब की बुक में एक डायग्राम है, उस डायग्राम की वजह से जब ये वाला पैटर्न आप देखते हैं ना तो आप थोड़ी सी उसमें गड़बड़ करते हैं। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को भी बात मेरी सही समझ नहीं आई, वो स्टिल परेशानी के आलम में है कि क्या हो रहा है। कोई मसला नहीं, अभी समझ आ जाएगी तभी छोड़ेंगे इसकी, वैसे इसकी जान नहीं छोड़ते। थोड़े और क्वेश्चन अच्छे करते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। सपोज करते हैं एक वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे ये बताएं, और इसके पास इस जगह पर एक रिंग पड़ी है, क्लोज रिंग है, सिंपल रिंग वर्ड बोल दिए तो कनेक्टिंग रिंग है। अब वो कह रहे हैं कि इस वायर में जो करंट है वो आई इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट आई इंक्रीज हो रहा है तो बी और आई का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये केस कौन सा है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का है। अब अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो पूछ रहे हैं इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये बात तो कंफर्म है ना कि बी चेंज होगा, वो बातें मैं नहीं बार बार कर रहा, आप समझ तो रहे हैं ना। बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ होगी, इंड्यूस ईएमएफ होगी तो करंट होगा। वो बार बार नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मुंह लटक जाते हैं, मैं बार बार बात फिर मजबूरन कर देता हूँ। करंट बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ है, करंट है यहाँ पर, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये मसला है। अब इस पे शॉर्टकट भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कुछ डायग्राम के ऊपर शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता ना, इसलिए हम शॉर्टकट्स की मदद से नहीं कर रहे। हम इसको कैसे करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे। अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने पिछले जो पेज था उस पर ये सीख लिया कि अगर हमें ये पता चल जाए ना कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को गेस कर सकते हैं। लेकिन ये तो पता होना है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो समझ आ गया, इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इंक्रीज हो रहा है या वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये तो पता चले ना पहले। फिर हमारा पिछला सवाल हो जाएगा जो पिछले पेज पे था, बिल्कुल वही हो जाएगा ना। तो वो हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है आउटवर्ड है कैसे। इसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, ये तो मैं समझ आ गया कि बी इंक्रीज हो रहा है। अब ये आपको पता होगा कि अगर करंट कैरिंग कॉइल हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को कर्ल करें। कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अगर मैं सही बात करूं तो इसकी इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड होगा। यूं कर्ल हो रही है ना, यूं कर्ल हो रही, कर्ल करो अपनी तभी समझ आएगी। और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड फिर किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये कि रिंग जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, हमें तो इधर से कंसर्न है उधर से कंसर्न नहीं, वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है।
अब आप लोगों ने मुझे खुद जल्दी से बताना है, अब मैग्नेटिक फील्ड जनाब आउटवर्ड है, किधर मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और ये बचूंगड़ों क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब करंट ने उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। करंट, इसका काज क्या है करंट के फ्लो करने का, इसमें करंट तो होना है ना इसमें ना, उसका काज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, डिक्रीज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज वो कब कर सकेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाए, इनवर्ड डायरेक्शन में बनाए। तो इन, ये समझ आ गई बात की ना। ये वही सवाल बन गया पुराने वाला कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में और इंक्रीज हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में और इंक्रीज हो रहा है। ये सवाल दोबारा बन गया, दिखा देता हूँ पेज। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इंक्रीज हो रहा है, ये वही सवाल, आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो करंट ने किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, उस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाए, इनवर्ड बनाए, ताकि इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो अब इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाना है। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने थंब को इनवर्ड रखना है, बस ये समझिए। इनवर्ड का मतलब क्या है, थंब को इनवर्ड रख के फिंगर्स को कर्ल करो, थंब को इनवर्ड रखा ना तो फिंगर्स को कर्ल करो, तो फिंगर्स को कर्ल करो तो कौन सी डायरेक्शन आती है, क्लॉकवाइज करंट होगा। तो वही पिछला सवाल बन जाता है, बस सिचुएशन थोड़ी सी मैंने बदल दी है, ठीक है ना। तो ये आपको आइडिया हो गया। दोबारा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। देखिए सपोज करें एक वायर है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और उसके पास यहाँ पर एक रिंग पड़ी है, ठीक है, एक रिंग रखी हुई है और पूछ रहा है कि इस रिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और इस वायर में कह रहा है करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से अपने करंट की डायरेक्शन अपने माइंड में सोच लें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस पर अपना रूल अप्लाई करें और करंट की डायरेक्शन जल्दी से सोचें। मैं इतनी देर में चाय पी लूँ। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उससे सॉल्व करो ना, वैसे ही दिल में सॉल्व कर लो इसको। सबसे पहले तो ये देखो ना, इस रिंग वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। फिर ये देखिए वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फिर इसके अपोज की बात आ जाएगी। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बनेगा, यूं बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूं बनेगा, यूं इनवर्ड, डाउनवर्ड करंट आ रहा है, यूं इनवर्ड और यूं बाय। इसका मतलब कि इस साइड पे अगर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस साइड पे देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोबारा बता रहा हूँ, करंट डाउनवर्ड, हम करंट की डायरेक्शन में, यूं हाथ अंदर गया, यूं हाथ बाहर आया, यूं अंदर यूं बाहर, ये आउटवर्ड, इधर करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब करंट डिक्रीज हो रहा है, बी और आई का डायरेक्टेशन, करंट डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है किस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है किधर, इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा हो तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, कि इनवर्ड डायरेक्शन में ही बनाएगा, ताकि इसको डिक्रीज होने से रोके, यानी इसको सपोर्ट देना। इसका काज क्या है, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बनाना है कि इसको डिक्रीज होने से रोके, यानी इसको सपोर्ट दे। तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड भी, करंट अपना बी भी किस डायरेक्शन बनाएगा, इनवर्ड ही बनाएगा। क्यों इनवर्ड बना रहा है, क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड गिवन इनवर्ड है और वो डिक्रीज हो रहा है। तो करंट ने उसको डिक्रीज होने से बचाना है और अपना करंट मैग्नेटिक फील्ड जो थोड़ा बहुत बनाएगा वो भी उस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बना देगा, ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ना हो सके। तो इसे अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बनाना है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या है, थंब को इनवर्ड रख के फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी। इस केस में अगर आपके पास बन रही है, इस केस में करंट की डायरेक्शन कौन सी बननी चाहिए, इनवर्ड रख के कर्ल करोगे तो करंट की डायरेक्शन बिल्कुल कौन सी होगी, यूं घूम रहा है, क्लॉकवाइज होगी। क्लियर होगी बात ना। तो बस ये चीज समझिए कि अगर बी डिक्रीज हो रहा है, अगर बी डिक्रीज हो रहा है, कंक्लूजन सुने, बी डिक्रीज हो रहा है तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड जो बनाना है ना, वो इस तरह बनाना है कि वो डिक्रीज जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन में बना देगा, ताकि उसको डिक्रीज होने से बचाए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी रीजन में डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा हो, तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में बनाएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो।
अगर गिवन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बनाएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा होगा, एंड वाइस वर्सा है। अगर इंड्यूस करंट के प्रोड्यूस होने का काज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में बनाएगा कि वो उसको क्या कर सके, अपोज करे। अपोज करने का मतलब क्या है, उसके किस डायरेक्शन में बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। उम्मीद अब आपको थोड़ी बहुत इस बात पे ग्रिप आ चुकी होगी। एक दो डायग्राम भी ले लेता हूँ ताकि आपको फर्दर चीज़ें सही क्लियर हो जाए। देखिए करंट सपोज करें एक वायर है, उसमें फ्लो कर रहा है और ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट, चलिए करंट कांस्टेंट, और यहाँ पर एक रिंग पड़ी हुई है। इस रिंग में कहता है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लोज रिंग है और करंट कांस्टेंट है, तो ये पूछ रहा है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी। देखिए अगर आई इसमें कांस्टेंट है ना, आई अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जो बी होगा, बी और आई का डायरेक्ट रिलेशन है। आई अगर कांस्टेंट है तो इस केस में बी भी कांस्टेंट ही रहेगा। अगर बी कांस्टेंट है तो डेल्टा फाई किसकी इक्वल होगा, 0 होगा, और इस केस में इंड्यूस ईएमएफ इसमें कोई प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर देखें ये साइड तो मैग्नेटिक फील्ड के करीब है ना, यानी इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ये उससे थोड़ी दूर है तो उस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। आप इस बात ठीक सोच रहे हैं आप, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इसमें आई कांस्टेंट है तो बी भी कांस्टेंट होगा। बी कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी तो करंट होगा ही नहीं, करंट 0 होगा। जब करंट 0 है तो कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट ही नहीं होता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर आप कैसे कह रहे हैं बी कांस्टेंट है, बी तो यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल किस वजह से है, आपने करंट को कांस्टेंट करके बी को कांस्टेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड पे स्ट्रांग होगा। ये B1 है, B1 कर लेते हैं, B1 और B2। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो B1 ज्यादा है B2 से। ये आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रही है तो आप इन चारों कंडक्टरों को अलग-अलग कंडक्टर ट्रीट करें। मुझे बताएं कि इस पूरे कंडक्टर के लिए क्या इस वायर का यहाँ से जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इस पूरी वायर के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो इस पूरी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप इन चार कंडक्टरों को अलग-अलग सोचें, फिर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अदरवाइज सब सिंपल सी बात समझ लें, आई कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट होने की वजह से करंट 0 हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर वीक है, तो कैसे बी कांस्टेंट हो गया। अगर उनको कन्फ्यूजन है तो वो इस कंसेप्ट को यूं फिर सोचें, अगर किसको कन्फ्यूजन है तो, कि इस कंडक्टर पूरे के ऊपर मुझे बताओ क्या इसका यहाँ से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, तो इस पूरे कंडक्टर के लिए तो बी कांस्टेंट है ना। अगर इस पूरे कंडक्टर के लिए इस ए नाम लिख देता हूँ ए बी कंडक्टर के लिए बी कांस्टेंट है, अगर ए बी कंडक्टर के लिए बी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ खत्म होगी, इसका मसला हल हो गया। इस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस हो रही, इसकी तरफ आ जाओ। सी डी पूरे के ऊपर यहाँ सी से लेकर डी तक जितने पॉइंट्स हैं, क्या इन सब पॉइंट्स पे बी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है क्योंकि इनका डिस्टेंस फिक्स है। तो इस पूरे कंडक्टर के ऊपर भी बी क्या होगा, फिक्स होगा ना, कांस्टेंट होगा। तो ये बात जरूर है कि B1 से B2 कम होगा, लेकिन इस पूरे कंडक्टर के लिए तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह जितनी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इस साइड पे आ रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इस साइड पे भी तो आ रही है ना, तो इसकी जो इंड्यूस ईएमएफ होगी इसकी इंड्यूस ईएमएफ को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। समझने की बात की ना। तो ओवरऑल नेट चेंज जो आएगी वो 0 होगी। तो आप बजाय इन चार कंडक्टर को अलग-अलग ट्रीट करेंगे, जो मैं नेट पे बात की ना इसकी इंड्यूस ईएमएफ इसको कैंसिल करेगी, ये भी याद रखनी बात, ठीक है। ओवरऑल आप इस सारे कंडक्टर को अलग-अलग ट्रीट करने की बजाय आप सिंपल मेथड याद रख लें कि जब कोई लूप इस तरह पड़ी हो और वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, और अगर वो बोल दे करंट कांस्टेंट होता है, तो ओवरऑल उस पूरी लूप में जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट को आई प्राइम से डिनोट कर रहा हूं, इंड्यूस करंट की वैल्यू भी फिर क्या होगी, 0 होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो इसको डिफरेंट जो पार्ट्स में डिवाइड करके 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके सोचेगा तो फिर उसको ये बात समझ आ जाएगी। और ये जो बात मैंने की है ना, ये हम बात एसी जनरेटर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसकी इंड्यूस ईएमएफ इसकी इंड्यूस ईएमएफ को या इसका करंट इसको कैसे कैंसिल करता है। इस बात को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये वाली बात आप लोगों ने एसी जनरेटर में डिस्कस की थी। अगर कन्फ्यूजन है तो फिर जब हम एसी जनरेटर का टॉपिक पढ़ेंगे तो इन दो साइड्स को वहाँ पर डिस्कस कर देंगे क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लेंथी है। लेकिन इन दो साइड की एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों ने एसी जनरेटर वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने इस पर एफएससी में बात की हुई है।
अभी अब यही समझ लेंगे कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। इससे मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कि सपोज करें ये कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ पर आप लोगों ने वो अपनी रिंग रखी हुई है और इसमें जो करंट है, चले दोबारा मैं कांस्टेंट ही ले लेता हूँ, इसमें करंट जो है वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो पूछ रहा है इसमें करंट की डायरेक्शन बताएं, हमें पता है इसमें कोई करंट नहीं होगा, कोई इसमें करंट नहीं होगा। इधर जाते हुए पता है ना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। मैं लाइन दूर दूर कर रहा हूँ, इसका मतलब है इस तरफ जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? बी और आर का इनवर्स रिलेशन है, आर बढ़ रहा है तो बी उधर जाते हुए कम हो रहा है। इस वक्त अगर इसमें पूछता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें तो इंड्यूस करंट होगा ही नहीं। वो क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन उसका ये कि ये इसकी पोजीशन 1 है, अब वो इस रिंग को मूव करवा रहा है और इस रिंग को वो पोजीशन 2 पर लेकर आ गया, इसको पोजीशन 1 से किस पोजीशन पर लेकर आ गया, पोजीशन 2 पर लेकर आ गया। अब देखें ये मूवमेंट की बात हो रही है, ड्यूरिंग मूवमेंट आप इस रिंग को सिर्फ लेकर जा रहे हैं। अब ये ना सोचो कि रिंग अगर इस जगह पर स्टॉप में कर दूंगा ना, अगर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी जगह पर रिंग को स्टॉप कर देंगे तो पुराना रूल अप्लाई हो जाएगा। पुराना रूल क्या है कि इस पूरे रिंग के लिए करंट कांस्टेंट हो गया, तो इस रिंग में ठीक है मैग्नेटिक फील्ड वो चक्कर जो इसका इसको इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तब इसमें इंड्यूस करंट 0 हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर इस पूरे रीजन में इस कॉइल को स्टॉप कर दें, कब स्टॉप कर दें? जब करंट कांस्टेंट हो, तो फिर उसमें करंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर रिंग स्टॉप हो और करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो फिर ज़ाहिर है इसमें फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस तो होगी नहीं, ठीक होगी बात। तो आप जरा खुद सोचो ना, अगर हम इसको किसी भी जगह पर स्टॉप कर देते हैं, सपोज करें इसमें ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, अगर आपको साइड वाली बात नहीं समझ आती तो आप इस बात को फ्लक्स से भी समझ सकते हैं। देखिए ना, इंड्यूस ईएमएफ ने कब प्रोड्यूस होना है? जब फ्लक्स चेंज होना है। तो अगर आप इसको किसी जगह पर स्टॉप कर दोगे तो जितनी भी लाइंस उस क्लोज रिंग में से पास कर रही है वो तो कांस्टेंट नहीं हो जाएंगी। अगर वो कांस्टेंट हो जाएंगी तो उसका मतलब क्या है कि उसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी? 0 होगी। तो ये वाली बात इस एंगल से भी आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर इसमें करंट कांस्टेंट है तो आप इंडिविजुअल साइड को सोचने के बजाय आप ये तरह देखें कि इस लूप में जो फ्लक्स पास कर रहा है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर इसमें करंट कांस्टेंट है, जो प्रॉपर अप्रोच है वो उस तरह साइड्स को भी सोचा जा सकता है या डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक ये अप्रोच भी है जो ज़्यादा सिंपल है कि आई कांस्टेंट है ना, तो इस लूप में जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फ्लक्स कांस्टेंट होगा ही नहीं हुआ। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप में तो फ्लक्स कांस्टेंट है ना जितना भी है। ये अलग बात है कि इधर लाइन ज़्यादा होंगी इधर लाइन कम होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तो इस लूप के अंदर फ्लक्स देख रहे हैं, आई कांस्टेंट है तो लूप में फ्लक्स कांस्टेंट, तो उस वजह से इंड्यूस करंट क्या होगा? 0 होगा। फ्लक्स कांस्टेंट डेल्टा फाई 0, इंड्यूस ईएमएफ 0, करंट 0। तो फ्लक्स से समझ लें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कोई भी अप्रोच यूज़ करें, बस कंसेप्ट अपना पूरा क्लियर रख के यूज़ करें। तो उसमें ये है ना कि आपको वो अगर आप वो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो इसके लिए फिर आपको एसी जनरेटर वाली कॉइल को सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि आप फ्लक्स से सोच लें। तो अगर ये लूप इस तरह मूव कर रही है और यहाँ पर जाकर स्टे करती है तो स्टे किसी भी जगह पर करेगी, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगी। अगर करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस लूप को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर मूव करवा रहे हैं, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करवा रहे हैं, तो कहते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन बताएं। पहली बात तो ये कि अब ये ज़रा सोचें, जब हम इसको पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर लेकर जा रहे होंगे तो क्या इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है चेंज, क्योंकि हमें पता है करंट कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे, करंट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि आई और बी का डायरेक्ट रिलेशन है, जो मैं पहले बोल रहा था। आई कांस्टेंट है तो बी को भी कांस्टेंट होना चाहिए, बी बिल्कुल कांस्टेंट होगा। बी कांस्टेंट का यहाँ मतलब क्या है? यहाँ पर अगर 1 टेस्ला है तो 1 टेस्ला रहेगा, यहाँ पर 0.5 टेस्ला है तो 0.5 टेस्ला रहेगा, यहाँ 0.4 टेस्ला है 0.4 टेस्ला रहेगा, यहाँ 0.1 टेस्ला है तो 0.1 टेस्ला रहेगा। ये इसका मतलब है कि आई कांस्टेंट होने का मतलब बी कांस्टेंट है। यानी इस पॉइंट पर अगर 0.1 टेस्ला है तो 0.1 टेस्ला ही रहेगा। लेकिन इसका बी इसके बी के साथ मैच तो नहीं करेगा, क्योंकि बी करंट के साथ साथ इसके सराउंडिंग में
बी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। ये बातें सिंपल है लेकिन कुछ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको ना। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन आपस में उस पॉइंट के जितने भी रीजन में पॉइंट्स होंगे उनके साथ उसका बी क्या करेगा, मैच करेगा। खैर हमें ये समझ आ गया कि उस तरफ जाते हुए बी कम हो रहा है, तो बी अगर डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो, हमारा मकसद तो ये है ना कि बी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। तुम्हें पता है बी अगर डिक्रीज कर रहा हो तो इंड्यूस करंट जो है वो हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि उसको सपोर्ट करे। बी अगर डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसको डिक्रीज होने से रोके, मतलब उसको सपोर्ट करे। तो सपोर्ट कैसे कर सकता है इसको, इसका मैग्नेटिक फील्ड की तरह इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो करंट ने इसको डिक्रीज होने से रोकना है। तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में ही बनाएगा, ताकि बी को डिक्रीज होने से रोके। तो इनवर्ट डायरेक्शन बनाने का मतलब थंब को इनवर्ट रख के फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करोगे तो करंट की डायरेक्शन इस केस में कौन सी बनेगी, क्लॉकवाइज होगी। तो उम्मीद है अब आपको करंट की डायरेक्शन का अगर कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए तो वो आप बहुत इजी वे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बस ये सिंपल और बेसिक से मेथड थोड़े माइंड में रखें, और जो आपको वो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन वाली कन्फ्यूजन होती है उसको फ्लक्स में कन्वर्ट कर दें, तो वो कंसेप्ट भी आपका बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो सिर्फ किसी क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, इन शॉर्ट समरी ये है, मैं समरी लिखता हूँ, कितनी सारी बातें की, किसी भी जगह पर आप ये सिर्फ देखें कि बी इंक्रीज हो रहा है या बी डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले तब ये देखें बी इंक्रीज हो रहा है या बी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो करंट होगा ना, करंट अपना बी किधर बनाएगा, यानी करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। ये तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है ना, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा ना तो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं बी प्राइम कह देता हूँ। तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, यानी इस केस में किधर बनाएगा, अपोजिट बनाएगा। अपोजिट लफ्ज लिख सकता हूँ इसको छोड़ देना। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाना है, अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाना है, सेम डायरेक्शन में बनाना है। ये दो कंसेप्ट पता हो तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप अप्लाई करें, आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा हो तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा हो तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन बनाएगा। ये समरी मैंने जानबूझ के एंड पे बताई है ताकि आप थोड़ा सा अपना वर्किंग उस चीज़ पे करें। इसी बात को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ थोड़ी देर के लिए, आपने ओवरऑल पूरी डायग्राम से क्या सीखा, इधर जाते हुए बी डिक्रीज कर रहा है, अगर बी डिक्रीज कर रहा है तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बनाना है, सेम डायरेक्शन में। बी सेम लिख दिए ना, यानी बी सेम का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में बनाएगा, या ये डायरेक्शन की बात हो रही, सेम डायरेक्शन बनाएगा। अब डायग्राम देखें, डायग्राम में जो बी है वो किस डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना है, सेम डायरेक्शन बनाना है, मतलब इनवर्ट डायरेक्शन बनाना है तो इनवर्ट ही बनाएगा। फिंगर इनवर्ट गई है तो इनवर्ट करंट क्लॉकवाइज, बड़ी आसान सी बात है। इस बात को आप किसी और डायग्राम के ऊपर अप्लाई करके देखो, इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करते हो। इस डायग्राम में देखें कि करंट इंक्रीज हो रहा है, देखिए इसके साथ पड़ा हुआ है लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है, ये रेस्ट में है, लूप रेस्ट में है, लेकिन फ्लक्स फिर भी इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है। अब बी इंक्रीज हो रहा है, ये रूल क्या है, अगर बी इंक्रीज होगा तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन बनाना है। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है। अब बी इंक्रीज हो तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन बनाता है। अब करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन बनाना है, अपोजिट लफ्ज माइंड में रख लिया आप लोगों ने। बी इंक्रीज हो रहा है ना, तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बनाना है, अपोजिट में बनाना है। अब जरा देखें इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड आ रही है, किधर आ रही है, आउटवर्ड है। करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है, ये लिखा है ना। बी इंक्रीज होगा तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन बनाने का मतलब क्या है, ये आउटवर्ड इंक्रीज हो रहा है, उसने अपोजिट में बनाना है तो उसने इनवर्ट बनाना है। फिर तो इनवर्ट थंब रख लेना और फिंगर्स को कर्ल कर देना, क्लॉकवाइज होगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन भी है तो आप ये समरी भी याद रख लें। मैंने समरी के बिना क्वेश्चन इसलिए किए हैं कि ताकि इन केस कभी आपको ये चीज़ माइंड में ना भी रहे तो आप बेसिक लॉजिक यूज़ करके भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। लेकिन अगर आपको फिर कन्फ्यूजन होती है तो इस समरी को आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों वहम है कि कुछ बच्चे इसमें फिर गलती कर सकते हैं। बस आखिरी क्वेश्चन,
मैं वाइंड अप करता हूँ इस बात को। देखिए सपोज करें एक रिंग है, वो यूं इंटर हो रही है, ये बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रिंग यूं इंटर हो रही है, अभी रिंग हाफ इंटर हुई है, पूरी इंटर हुई, ये रिंग इसमें इंटर हो रही है। अब वो कहता है कि इस रिंग में आप लोगों ने किसकी डायरेक्शन बतानी, करंट की डायरेक्शन बतानी। ये रिंग इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आगे यूनिफॉर्म है, रिंग जस्ट इंटर हो रही है। अब मुझे ये बताओ, चले मैं 3 पोजीशन बनाता हूँ, 1 2 3, पोजीशन 2, पोजीशन 3। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस रीजन में जो बी है वो यूनिफॉर्म है, बी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस रीजन में रिंग मूव करती हुई आ रही। आप जरा खुद जल्दी से सोचें, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। इस रिंग में अब करंट की डायरेक्शन बताएं कैसी होगी। इस रिंग में आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन सोचनी कैसी होगी, जल्दी से सोचें, रूल अप्लाई करें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जल्दी से इस पर वर्किंग करें। यही रूल अप्लाई करो इस पर, सेम रूल। रूल अप्लाई होगा, सुने। जब ये रिंग इंटर हो रही है, जब बाहर थी, इधर इसकी 0 पोजीशन बना लेते हैं। अब 1 2 3 लिख दिया तो 0 लिखूंगा ना। जब ये बाहर थी तो इसमें फ्लक्स 0 था, जब फ्लक्स 0 था तो चेंज इन फ्लक्स 0 था, कुछ भी नहीं था बेचारे के पास, हमें शुगर लगाती फिर रही थी ये रिंग, कुछ भी नहीं था, करंट 0 था, फ्लक्स ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो करंट 0 होगा जब ये बाहर थी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट इंटर हो रही है, ये कंसेप्ट समझे, इसलिए मैंने आधी लाइन लगाई, जस्ट इंटर हो रही है। जब ये जस्ट इंटर हो रही है उस वक्त सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत है, ये 2 बातें समझने की ज़रूरत है बस। अब मैं इधर से आपको समझाऊंगा, ये 2 बातें समझने की ज़रूरत है। उस वक्त क्या हो रहा है पोजीशन 1 पे, बी इंक्रीज कर रहा है। जब इसमें बी इंक्रीज कर रहा है तो अब मैंने क्या लिखा है, अगर बी इंक्रीज करेगा तो करंट ने किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि बी को इंक्रीज होने से रोके। अब जरा ये देखो, बी इंक्रीज हो रहा है और करंट, आपको पता चल गया कि करंट ने उस डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना है कि अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। अब अपोजिट डायरेक्शन तो डायग्राम बताएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन किधर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है, तो इनवर्ड की अपोजिट क्या होगी, आउटवर्ड होगी ना। तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में किधर बनाना है, आउटवर्ड बनाना है। तो आउटवर्ड बनाने के लिए थंब को आउटवर्ड लेना पड़ेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो उधर आप अपना थंब ले जाते हैं, थंब आपको आउटवर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि बी इंक्रीज हो रहा है और करंट, अगर बी इंक्रीज हो रहा हो तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इनवर्ड है तो वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड थंब को रखें और फिंगर्स को कर्ल करो, थंब को रख के फिंगर्स को कर्ल करो, तो कौन सी डायरेक्शन बनी, एंटी क्लॉकवाइज। बड़ी आसान बात, वही चीज़, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन डायग्राम डिसाइड करेगी, ये इनवर्ड है तो इनवर्ड का अपोजिट किधर होगी, आउटवर्ड होगी। अगर आउटवर्ड होगी तो थंब को आउटवर्ड रख के फिंगर्स को कर्ल कर दो। यही होता है ना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है उधर थंब रख के फिंगर्स को कर्ल करके करंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी बनी, एंटी क्लॉकवाइज बनी। ठीक हो गया बच्चों बात। इस डायग्राम पे आ जाए, देखिए ये जो डायग्राम है ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। ये रिंग स्टेज 2 पे किस में से गुजर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है। जब ये रिंग स्टेज 2 से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गुजर रही है तो इसके लिए तो बी कांस्टेंट नहीं होगा। जब बी कांस्टेंट होगा तो इसमें पास होने वाला फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, वही पुरानी स्टोरी, डेल्टा फाई 0, इंड्यूस ईएमएफ 0। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, यूनिफॉर्म है। अब बच्चे कहेंगे सर अभी अभी अब थोड़ी देर पहले इसको इधर लेकर जा रहे थे, था देखो इसका सोर्स क्या था, इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था, कांस्टेंट करंट था, लेकिन इधर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो कांस्टेंट नहीं था। मैं बार बार बता रहा था कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, कि इन सारे पॉइंट्स का इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे ना, आर चेंज हो रहा है तो बी चेंज हो रहा है। यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये तो हम लोगों ने खुद अप्लाई किया हुआ है। यूँ समझ लें कि हम लोगों ने किसी परमानेंट मैग्नेट से अप्लाई किया हुआ है, तो बी हम लोगों ने कांस्टेंट बोल दी है। बी कांस्टेंट है तो बस ठीक है, आप इसको हल करें। आसान बात है, मुश्किल नहीं है, आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ आ चुकी है।
इसमें करंट की डायरेक्शन अब आपको खुद सोच लेनी चाहिए। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इसमें क्या हो रहा है। जब ये रिंग इधर से बाहर निकल रही है, ये जब रिंग उस तरफ से बाहर निकल रही है तो क्या हो रहा है। सिर्फ ये सोचो, इसमें बी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, इसमें बी डिक्रीज हो रहा है। बी इसमें डिक्रीज हो रहा है यार, ज्यादा था ना पहले, पूरा भरा हुआ था ये मैग्नेटिक फील्ड से। अब जब ये बाहर निकली तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, अगले लम्हे इसमें मैग्नेटिक फील्ड ने जीरो हो जाना है, तो इसमें बी कम हो रहा है। अगर बी कम हो रहा हो तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाता है, सेम डायरेक्शन में बनाएगा। तो अब इसका मतलब ये कि करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बनाना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों सेम डायरेक्शन में बनाना है, क्योंकि बी डिक्रीज हो रहा हो तो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बच्चों बनाता है। तो जरा खुद सोचिए इस केस में अगर इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर है, इनवर्ड है ना। तो करंट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, इनवर्ड बनाएगा। तो इनवर्ड बनाना है तो जिधर उसने बनाना है उधर आप थंब रख के फिंगर्स को घुमा देते हो। अगर आप फिंगर्स को रोटेट करवा दो, अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। मैंने डायग्राम थोड़ी चेंज बनाई है, आपकी जो पंजाब की बुक में ये डायग्राम नहीं बनी, ठीक है ना। मैंने खुद ही डायग्राम चेंज किया क्योंकि इंटरेस्ट में इतनी चेंज वो ज़रूर लेकर आते हैं कि मैं भी पंजाब की बुक की डायग्राम आपको असाइनमेंट देता हूँ। ये डायग्राम पंजाब की बुक में नहीं है, पंजाब की बुक में डायग्राम इससे थोड़ी सी चेंज बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी रूल यही अप्लाई होने हैं जो अभी हमने अप्लाई किए हैं, ठीक है। मैंने तो इस रिंग को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली इंटर किया है ना। अब आप लोगों ने घर से दो काम करने हैं, मतलब इसके ऊपर जो आप लोगों ने करने हैं वो आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को एक तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से सॉल्व करना है, मतलब इसी की जगह पर इनवर्ड की जगह पर आप लोगों ने क्या लगा देना है, आउटवर्ड लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। दूसरा पंजाब की बुक की डायग्राम बनी है चैप्टर नंबर 15 में, साइड इन्फॉर्मेशन में, वो डायग्राम में बना देता हूँ। इसकी भी आप लोगों ने खुद अब करंट की डायरेक्शन निकालें कि करंट की डायरेक्शन आपकी क्या आती है इसमें। उसमें उसने यूँ किया है, उसने मेरे ख्याल है 4 पोजीशन बनाई है। एक रिंग यूँ ली है, फिर एक रिंग को जस्ट इंटर होते हुए शो किया, फिर इस रिंग को इस जगह पर शो किया और फिर इस रिंग को इस जगह पर शो किया। पोजीशन 1, 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4, इसमें उसने करंट की डायरेक्शन पूछी। तो आप बच्चों इसके ऊपर आप खुद रूल अप्लाई कर सकते हैं, आप रूल अप्लाई करें। और जो पिछला सवाल मैंने हल करवाया है इसको इनवर्ड की बजाय आप लोगों ने आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से भी सॉल्व करें। और बेसिक से मैंने आपको टूल बता दिया, वो आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन में गलती होने के फिर कोई चांसेस नहीं रह जाते कि इसमें आप दोबारा कोई किसी तरह की भी कोई गलती कर सकें। ठीक होगी बात, यहीं तक आज स्टॉप करते हैं। तो मैंने असल में डॉक्टर के पास